भारत के दक्षिण क्षेत्र को भारत के उत्तर क्षेत्र से अलग बताने की ये धारणाएं वामपंथी इतिहासकार द्वारा बार बार बनाई गई है और इसे ठोस और तार्किक आधार देने का निर्लज्जतापूर्वक कार्य भी किया गया है। जैसा कि सैंधव सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, द्रविड़ की पहचान वर्तमान समय में दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों से की गई है, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे भाषाएं बोलते हैं। हिंदुस्तान केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित है। यह दरबारी कवियों द्वारा और इतिहासकारों द्वारा यह झूठ फैलाया गया। दोस्तों, मैं आज आपको बतलाऊंगा कि खुसरो जैसे अंधज्ञानी अनपढ़ शायरों और आधुनिक युवा के अर्थज्ञानी बुद्धिजीवियों ने उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच में गहरे सांस्कृतिक बंधन को नहीं समझ पाए और इन्हें अलग अलग बतलाया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। उदाहरण के लिए मिराद उल सिराज और अमीर खुसरो जैसे मुस्लिम लेखकों को ही ले लीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान की परिभाषा देते हुए इस क्षेत्र के अंदर केवल पंजाब, सिंध, हरियाणा और गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्रों को ही शामिल किया। यह सच है कि मिराद या इस्लाम के उदय से पहले ही भारत की संकल्पना जन्म ले चुकी थी। यही कारण है कि उत्तर भारत में जन्मे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संस्कार दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य जब दक्षिण भारत में जन्म लेकर के पूरे भारत का उत्साहित उत्तर भारत का 3-4 बार भ्रमण करते हैं और बहुत सारे मठ मंदिरों की स्थापना करते हैं। ये भारत के क्षेत्रों को अलग अलग बताया गया है और जैसा कि शास्त्रों में शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने दक्षिण भारत का विकास करने के लिए ऋषि अगस्त को भेजा था। यदि भारत के दो क्षेत्र अलग हैं, ये दो क्षेत्र अलग है, तो भारत में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण, रामचरितमानस, जो कि लिखी तो उत्तर भारत में गई है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण भारत में आकर के संपन्न हो। सैंधव सभ्यता के लोग आर्य थे, इसका कोई बड़ा प्रमाण था। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वेदों की रचना उस काल में हुई जब वे पूरी तरह से परिपक्व थे। मैक्स मूलर के सिद्धांत के अनुसार वेद 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए, लेकिन यह अवधारणा गलत हो जाती है। टुच्चे मैक्स मूलर ने लिखा था कि वेद 1500 ईसा पूर्व ही लिखे गए, लेकिन वेदों में सरस्वती नदी का जिक्र है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी थी। कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से भी अधिक थी। भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने वर्तमान में सिद्ध कर दिया कि 2000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी सूख चुकी थी। यदि जो वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व हुई, तो सरस्वती नदी का जिक्र कैसे है, आर्यों का जिक्र कैसे है? और 2000 ईसा पूर्व अभी वर्तमान में सिद्ध हो चुका है कि सरस्वती नदी सूख चुकी थी, तो 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई ग्रंथ में कैसे हो सकती है? इससे यह साबित होता है कि वेद कम से कम 2000 ईसा पूर्व तो लिखी गई है। वहीं एसपी दीक्षित जैसे विद्वान तथा तथ्यात्मकों ने तथ्यात्मक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 3000 ईसा पूर्व हुई थी। वेदों की रचना के बाद सरलतम रूप देने के लिए उपनिषदों की रचना की हुई। उपनिषदों की रचना के तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों, तत्पश्चात पुराणों की रचना। तो इससे ये साबित होती है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यदि 3000 ईसा पूर्व हुई है, तो वेदों की रचना कम से कम 3000 ईसा पूर्व तो अवश्य हुई है। इसके अतिरिक्त सैंधव सभ्यता में क्षेत्रों में मिले यज्ञ के वेदी, पशुओं की हड्डियां, ऋषि के साक्ष्य दोनों सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वामपंथी इतिहासकारों की अवधारणाएं कि आर्यों के तथाकथित आक्रमण और आतंक से प्रभावित होकर के सैंधव द्रविड़ दक्षिण भारत में जाकर के पलायन कर बस गया, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि आर्य और सैंधव की सभ्यता में
90% से भी अधिक की समानता है। पुरातात्विक अधिकारी डॉक्टर आर नागास्वामी का मानना है द्रविड़ संस्कृति सनातन आर्य वैदिक संस्कृति का अलग हिस्सा नहीं है, केवल संस्कृति का तामिल वर्जन है। तो भला हमें ये जरा कोई बताए कि कोई भाषा इस संस्कृति का अलगाव का कारण कैसे हो सकता है। द्रविड़ और आर्य संस्कृति के मत से पूजन हवन कर्म आदि सब में समान थे। भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर नाम से पूजना, भगवान कार्तिक को मुरुगन नाम से पूजना सांस्कृतिक लगाव का कारण कैसे हो सकता है। यही बात तुच्छों और अनपढ़ दरबारी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान की कल्पना में नहीं समझ पाए, जो कि अभी वर्तमान के SP दीक्षित ने कर दिया। नमस्कार, धन्यवाद।